हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्ञान आईएएस। सो जेकेपी कांस्टेबल का सिलेबस ऑलमोस्ट सबने देख लिया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशन्ड है सिलेबस में जिन पे सफिशिएंट कंटेंट अवेलेबल नहीं है ऑलरेडी। सो हम ऐसे टॉपिक्स को टर्न बाय टर्न कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे एंड उसके बाद हम टॉपिक को इस तरह से कवर करेंगे कि ना हम ज़्यादा सुपरफिशियल रहेंगे ना ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे या बहुत सुपरफिशियली चलेंगे, दोनों केसेस में हम टॉपिक की जो डिमांड होती है उससे डाइग्रेस हो सकते हैं। ठीक है, तो हम एक मिडल पाथ फॉलो करेंगे थ्रू आउट द कोर्स ऑफ लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। बैकग्राउंड समझते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है 1914 से 1918 के बीच में। ठीक है, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शंस होती हैं वर्ल्ड वार वन में। बहुत ज़्यादा तबाही होती है, बहुत लोग मारे जाते हैं, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है लॉस होता है, इकोनॉमीज़ पे इम्पैक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद एक लीग ऑफ नेशंस बनाई जाती है ताकि वापस से नॉर्मलसी अपनाई जाए, यानी कि पीस को एस्टेब्लिश किया जा सके, अमन लाया जा सके नेशंस के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में। इसलिए लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। ठीक है, लेकिन ये लीग ऑफ नेशन जो है ये एक फेलियर रहा, ये फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? क्योंकि इसमें जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे जैसे कि यूएस वगैरह, इन्होंने ज्वाइन नहीं किया और इस लीग ऑफ नेशन के पास एनफोर्समेंट पावर भी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर जो मेन हमारे पास पार्टीज़ होती हैं, पार्टीज़ टू द वॉर, अगर वही ज्वाइन नहीं करेंगी तो एनफोर्स आप किस पे कोई चीज़ करोगे। तो इसमें एनफोर्समेंट पावर की लैकिंग की वजह से लीग ऑफ नेशन हमारा फेल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जंप करते हैं हम सेकेंड वर्ल्ड वार पे। सेकेंड वर्ल्ड वार होता है 1939 से 1945 के बीच में। ठीक है, इसमें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो हैं यूज़ होते हैं, क्योंकि उस टाइम जो जितनी भी साइंस एंड टेक उस टाइम पे डेवलप्ड थी उसका पूरा भरपूर इस्तेमाल किया गया था वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पे। और इस वजह से जो है बहुत लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हुई थी। अप्रॉक्स 40 मिलियन लोग जो हैं मारे गए हैं। ठीक है, और उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने पे आई तो उसके बाद फिर से एक, क्योंकि लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो रही थी, इकॉनमीज़ में इम्पैक्ट हो रहा था, इकॉनमीज़ का बहुत सारा लॉस हो रहा था, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा था, लोगों की जानें जा रही थी। ठीक है, पॉवर्टी आ रही थी, हंगर के इश्यूज सामने आ रहे थे। ठीक है, तो बहुत सारे, क्योंकि वॉर है, वॉर से जो है हर एस्पेक्ट एक लाइफ का इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो वॉर ख़त्म होने के बाद पीस को रिस्टोर करने की बात की जा रही थी, लेकिन पीस को रिस्टोर कौन करता? अगर सब अपनी अपनी करेंगे तो पीस को रिस्टोर करने वाला कोई रहेगा नहीं। इस बैकड्रॉप में हमारे पास यूएनओ का कॉन्सेप्ट आता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसी वर्ल्ड वार टू के बाद बनाई गई, ताकि ये इसलिए बनाई गई ताकि पीस एस्टेब्लिश किया जा सके। ठीक है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ट्विन फंक्शंस है, दो फंक्शंस है। एक तो पीस रेस्टोरेशन का काम किया उसने वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद, और जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ था वर्ल्ड वार के टाइम पे उनको रीअफर्म करने की बात की गई थी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इमेजेस हैं वर्ल्ड वार सेकेंड की। तो अब हम आते हैं मेन हेडिंग जो सिलेबस में है, वो है यूएनओ, और इसके अलावा है मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, वीटो पावर है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, उसके बाद उनके फंक्शंस क्या है। तो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारी 1945 में एस्टेब्लिश होती है। ठीक है, आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकेंड। किस लिए? ताकि पीस, सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन बनाया जा सके कंट्रीज़ के बीच में। ये इसलिए लाया गया था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए एस्टेब्लिश किया गया ताकि जो ग्लोबल इश्यूज हैं जैसे कि कन्फ्लिक्ट, पॉवर्टी, ह्यूमन राइट्स एंड क्लाइमेट चेंज, इन सबको एड्रेस किया जा सके, इन सबको देखा जा सके। ठीक है, अब देखते हैं हम मेंबर्स कौन कौन से यूनाइटेड नेशंस के। तो हमें नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ याद रखनी है, क्योंकि 193 कंट्रीज़ हैं, तो नाम तो डेफिनेटली आपसे कोई नहीं पूछेगा। ये 2024 के हिसाब से 193 कंट्रीज़ इसकी टोटल मेंबर्स हैं। ठीक है, और साउथ सूडान जो है ये 2011 में ज्वाइन किया था। ये हमारा लास्ट मेंबर था, जो लास्ट इसने ज्वाइन किया है, इसके बाद किसी ने ज्वाइन नहीं किया है। और ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन कौन सी हैं? वेटिकन सिटी और पैलेस्टाइन। ठीक है, अब देखते हैं वीटो पावर।
देखिए सबसे पहले वीटो का मतलब समझते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हर एक मेंबर के पास एक एक वोट का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। लेकिन वीटो क्या होता है, वीटो एक स्पेशल पावर है। अगर मान के चलो एक तरफ मेजॉरिटी है और एक तरफ ये वीटो है, तो इस वीटो का जो इम्पैक्ट है ये ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी ऐसा केस है। द वीटो पावर इज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के, यूएन के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, और वो 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, रशिया, ठीक है। ये 5 इसके परमानेंट मेंबर्स हैं और इन पांचों के पास वीटो पावर है। होता क्या है, ये वीटो पावर से अगर कोई भी डिसीजन यूनाइटेड नेशन ले रहा होगा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल जो है, वो अगर कोई डिसीजन ले रहा होगा तो उसमें अगर ये इन 5 में से कोई अपना वीटो यूज़ करेगा तो काउंसिल का लिया हुआ डिसीजन से ज़्यादा इम्पैक्ट उस वीटो का रहेगा, ठीक है। फंक्शन ऑफ वीटो, एनी ऑफ द P5 members can block the adoption of any substantive resolution by the Security Council regardless of the number of votes in favor। मान के चलिए सिक्योरिटी काउंसिल जो है, सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे पास 15 मेंबर्स बैठते हैं, ठीक है। 15 मेंबर्स की अगर कोई मेजॉरिटी भी है, ठीक है, मान के चलो मेजॉरिटी आ गई, लेकिन अगर इस मेजॉरिटी के बाद इन 5 में से अपनी कोई वीटो लगा दे तो ये जो मेजॉरिटी वाला फैसला जो है ये रद्द हो जाएगा और इस वीटो को अपहेल्ड किया जाएगा, यानी कि इस वीटो की पावर ज़्यादा है इस मेजॉरिटी से भी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं यूनाइटेड नेशन के। देखिए 6 मेन ऑर्गन्स हैं इसके। कौन कौन से हैं? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटरीट एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। ये 6 इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। इनका क्या क्या फंक्शन है ये देखते हैं हम। जनरल असेंबली जो है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब कंट्रीज़ को जनरल असेंबली रिप्रेजेंट करती है, यानी कि मेंबरशिप जितनी है उन पूरी मेंबरशिप को बोलेंगे जनरल असेंबली, ठीक है। तभी वर्ड जनरल यूज़ किया गया है। ऑल 193 मेंबर स्टेट्स हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। सभी 193 देशों को यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन है और इसका काम क्या होता है? पॉलिसी मेकिंग वगैरह करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं और जो इंटरनेशनल पीस वगैरह के रिलेटेड, सिक्योरिटी वगैरह के रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल में ही लिए जाते हैं, ठीक। तो जो हमारा सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें अगर वोटिंग कैसे चाहिए होती है, वोटिंग रिक्वायर्स एटलीस्ट 9 आउट ऑफ 15 वोट्स। 15 में से 9 वोट होने चाहिए एक तरफ, तब जाके उस कोई भी पर्टिकुलर फैसला लेना होगा उस फैसले को माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी कंट्री 5 में से जो परमानेंट है, जैसे हमारा यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस, इनमें से कोई भी अगर अपनी वीटो यूज़ करता है तो वो इस 9 से ऊपर चला जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये इसकी थर्ड प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन का। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमने बहुत बार ऐसे न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि जब कोई दो नेशंस के बीच में जो है किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है तो ये एक दूसरे को कहते हैं कि वी विल सी यू इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्योंकि जैसे हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, ठीक है, जहाँ हम सबसे मतलब कोई भी इनजस्टिस हमारे साथ हो रहा है तो अब पहले हम लोकल कोर्ट्स में जा सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं या स्टेट हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे भी हमारे हमारे साथ किसी तरह का कोई इनजस्टिस होता है तो हम उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा इंटरनेशनल केस में होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के साथ। जितने भी इंटरनेशनल लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं कंट्रीज़ के बीच में वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ही रिजॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। 15 जजेस होते हैं और ये इलेक्ट कौन करता है? इलेक्ट करता है जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल मिलके। और इन जजेस का टेन्योर कितना है? 9 ईयर्स का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑर्गन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक इसको बोलते हैं। 54 मेंबर कंट्रीज इसमें इलेक्ट की जाती हैं जनरल असेंबली से, ठीक है। और उनके टर्म्स कितनी होती हैं? ये 54 मेंबर्स का कितना टेन्योर होता है? 3 साल के लिए, ठीक है। 3 साल के लिए ये लोग चुने जाते हैं। और इसका फंक्शन अगेन ये क्या करता है? प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ओवरसी करता है यूएन प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन द्वारा चलाए गए यूनेस्को प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
ये प्रोग्राम जो है यूएन के, इनको ओवरसी करता है हमारा इकोसॉक, ठीक है। उसके बाद आ गया सेक्रेटरीट, जितना भी सेक्रेटेरियल वर्क होता है, जो भी काम यूएन का होता है उसको, उसका जो सेक्रेटेरियल काम यानी कि जो कागजी कार्रवाई होती है वो सारी इस सेक्रेटरीट में होती है, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल। देखिए ट्रस्टीशिप काउंसिल से पहले हमें एक चीज़ समझनी है, ट्रस्ट टेरिटरीज़ क्या होती हैं। ट्रस्ट टेरिटरीज़ ऐसी टेरिटरीज़ होती हैं, मान के चलो यहाँ पे कोई वर्ल्ड में कोई ऐसा एरिया है जो कि किसी कंट्री के अंडर नहीं है, ठीक, यानी कि एक ऐसी टेरिटरी है जिस पे कोई रूल नहीं कर रहा है, बट ये इस लायक भी नहीं है कि हम इनको इंडिपेंडेंट घोषित कर दें, हम इनको इंडिपेंडेंट दर्जा दे दें और ये खुद को चला सकेंगे, ठीक है। यानी कि ये खुद को चलाने के काबिल नहीं होते हैं एज ए देश, ठीक है। तो इनकी जो सॉवरेनिटी होती है वो इनके पास नहीं होती है, लाइक ये खुद को खुद से नहीं चला सकते। इसलिए जो ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है, ये ऐसी टेरिटरीज़ इस ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंडर रखी जाती है और इस ट्रस्टीशिप काउंसिल के द्वारा ही एडमिनिस्टर की जाती है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कोई स्टेट है इंडिया की, उसको इंडिया के अंडर रखा गया है और इंडिया के अंडर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इसको चलाएगी स्टेट को, ठीक है। लेकिन इस ट्रस्ट टेरिटरीज़ में क्या होता है, इस ट्रस्ट टेरिटरीज़ में ये चीज़ होती है कि इसका कोई देश नहीं होता, यानी कि ये किसी किसी नेशन के अंडर नहीं होती है, ये जस्ट एक टेरिटरी होती है जो खुद को रेगुलेट नहीं कर सकती, खुद को चला नहीं सकती, उसको ट्रस्टीशिप काउंसिल में रखा जाता है, ठीक है। और 1994 में लास्ट ट्रस्ट टेरिटरी जो थी पलाओ, उसने इंडिपेंडेंस हासिल कर ली थी, तो उस टाइम पे जो ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो फंक्शन था वो वहाँ पे रुक गया है, क्योंकि उसके बाद कोई ऐसी टेरिटरी बची ही नहीं। तो ऑलमोस्ट जितनी भी टेरिटरीज़ वर्ल्ड की हैं वो सब इंडिपेंडेंस हासिल कर चुकी हैं और वो खुद को रेगुलेट भी कर सकती हैं और उनकी सॉवरेनिटी भी उनके पास है। दे कैन मेक देयर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डिसीजंस बाय देयर ओन। तो इसलिए उनकी सॉवरेनिटी इंटैक्ट है, वो खुद के फैसले खुद से ले सकते हैं। तो ये ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो फंक्शन है ये स्टॉप हो गया है 1994 में, ठीक है। बट ये स्टिल एक ऑर्गन गिना जाता है यूएन का। तो 6 ऑर्गन्स हैं, 6 ऑर्गन्स हमने देख लिए कौन कौन सा, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोसॉग, सेक्रेटरीट एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की फंक्शन क्या है, सबसे पहले पीस एंड सिक्योरिटी इंश्योर करता है, ह्यूमन राइट्स इंश्योर करता है, क्योंकि ये इन दो प्रिंसिपल से पे ही बना था, एक तो सिक्योरिटी एंड पीस को एस्टेब्लिश करना, दूसरा रीअफर्म द ह्यूमन राइट्स दैट वर वायलेटेड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार्स, ठीक है। उसके बाद किसी भी तरह का कोई डिज़ास्टर आता है, कोई कन्फ्लिक्ट आता है या फेमाइंस वगैरह, उस केस में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाता है, इंटरनेशनल लॉ भी ये इंश्योर करता है, ठीक है। तो ये हमारा है एवरीथिंग रिगार्डिंग अवर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।